बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटा, जीते रहिए। अच्छा, अब हमने ये जो डिस्कस किया कॉस्ट ऑफ एसेट को कंप्यूट करना, इसमें ये जो दो हमने स्टैरिक लगे हुए देखे ना, ये स्टैरिक बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं। इन नॉर्मल सिचुएशंस हम ऐसी चीज़ें नहीं देखते, ठीक है। हमें आमतौर पे इसी तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, ये जो लिखी नज़र आ रही हैं। मोस्ट कॉमन नेम्स ये हैं, राइट। अच्छा जी, अब इसके बाद आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मज़ीद कुछ निकालना आप सीख गए और क्या किया, बिल्ड या इनवॉइस प्राइस में, यस करीम ऐसा ही है, बिल्ड प्राइस या इनवॉइस प्राइस में हमने क्या किया बच्चों, हमने एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ऐड प्लस कर दिया। तो अब जो हमारे पास अमाउंट आई है उसका नाम है कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। ये हमारी फाइनल कॉस्ट है एसेट की, ठीक है। इसके बाद ये जो अब लेस हुआ हुआ नजर आ रहा है, ये इसके साथ होने वाला कोई लाजमी काम नहीं है, लेकिन उसने यहां करके दिखाया हुआ है तो डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर रहा है वो कह रहा है अगर तुम्हारे एसेट की कॉस्ट लेट सपोज 5 लाख रुपीज है टोटल, सब खर्चे मिलाकर, तो अब जब तुम इसे कंप्लीट यूज कर लोगे, जब तुम इसे जब तुम इसे क्या कर लोगे, कंप्लीट यूज कर लोगे, यानी जितना तुम सोचते हो। सर कंप्लीट यूज से क्या मुराद होता है भाई, हर चीज की एक लाइफ होती है, हर चीज की एक लाइफ होती है। और जब हम कहते हैं हमने इस चीज को इनफ इस्तेमाल कर लिया, बस अब इनफ है ये, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, अगर वो सेलेबल होती है, अगर वो बिकने लायक होती है, तो हम उसे बेच देते हैं। ऐसा ही है ना प्यारे बच्चों। यस एग्जैक्टली। और वो अगर वो सेलेबल नहीं है तो हमें उसे डिस्कार्ड, फेंकना पड़ जाता है कि बस भाई थक गया इस्तेमाल कर करके से। अब क्या ख्याल है, एग्जैक्टली, डिस्कार्ड, राइट। तो प्यारे बच्चों, अगर वो चीज जो 5 लाख रुपीस की है, आफ्टर 5 ईयर यूज हमारे लिए वो यूजलेस होगी, क्यों, क्योंकि वो मशीन मजीद प्रोडक्ट नहीं बना सकेगी, ऑब्सलीट हो जाएगी, वो मशीन काबिल इस्तेमाल नहीं होगी, तो उस मशीन का लोहा, उस मशीन में आयरन और उस मशीन की कुछ चीज़ें किसी दूसरे काम में स्क्रैप डीलर लेकर उसे कहीं और यूज कर लेगा ना, तो हम क्या करते हैं, उसे स्क्रैप डीलर को दे देते हैं। स्क्रैप डीलर जो हमें अमाउंट अलाउ करता है उसकी, उसे स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू नाम दिया जाता है। जी अक्सर वो इस सस्ते में ही बेच रहे हैं, मतलब बस हम दे रहे हैं कि भाई ये ले जाओ, कितने पैसे दोगे, उसने कहा जी 5 लाख की मशीन के 5,000, या मिसाल के तौर पे 2,000, हमने कहा ओके ले जाओ 2,000 रुपये में। तो वो जो 2,000 रुपये हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो बिकी नहीं है ना मशीन, आज तो हम मशीन की कॉस्टिंग कर रहे हैं, आज तो हमने मशीन खरीदी है, तो हम उस मशीन की एक एक्सपेक्टेड सेल्वेज वैल्यू डिटरमिन करते हैं, उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। याद रहेगा। सर क्यों करते हैं ये डिसाइड, क्या जरूरत पड़ी है, इसलिए डिसाइड करते हैं कि जो मशीन 5 लाख रुपीस की है, वो 5 लाख की मशीन में से मुझे आफ्टर 5 ईयर्स 5,000 रुपीज रिकवर हो जाएंगे। जी फातिमा, क्या समझ में नहीं आ रहा, पूछिए प्लीज। जी जी, स्क्रैप वैल्यू, आप
किसी चीज को मुकम्मल इस्तेमाल करने के बाद या तो फेंक देती हैं या फिर स्क्रैप के तौर पर, कबाड़ के तौर पर उसे बेच देती हैं। यहां तक मुश्किल जो मैंने जुमला अदा किया? जीता सब, बस इसी बात पे आ रहा हूं। तो किसी एसेट को, खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करो, फेंके नहीं तो क्या करोगी? घर में रख के जमा करती रहोगी? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम तो घर में चीजें फेंक देते हैं उठा उठा के, तो बिजनेस में क्या करेंगे रख रख के? जब कोई मशीन हमारे लिए यूजलेस हो गई, जब कोई, अब आपके क्लास में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जब ये प्रोजेक्टर चल चल के हमें लगेगा कि अब ये चल तो रहा है लेकिन अब ये वैसा नहीं चल रहा जैसे इसे चलना चाहिए, तो क्या करूंगा? नहीं रिजा, खोल खोल के एक एक पार्ट नहीं बेचेंगे हम पूरे के पूरे उस चीज को या तो फेंक देंगे, और अगर हमें पता है कि उसके कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हम उसे स्क्रैप डीलर को दे देंगे। जी 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 बिल्कुल जहरा, कुछ इसी तरह की मिसाल है। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है ना। मैंने कहा ना, आपकी क्लास का प्रोजेक्टर, जब नए प्रोजेक्टर आ जाएंगे हमें ये रियलाइज होगा कि भाई अब नए खरीद लेने चाहिए, इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है। एक प्रोजेक्टर की लाइफ 2 से 3 साल होती है आमतौर पर, तो 3 साल मुकम्मल इस्तेमाल करने के बाद बेशक वो चल रहा है लेकिन हमें लगता है कि उसका फोकस, उसकी लाइट वो बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे? चल तो रहा है ना, हम बेच देंगे। लेकिन क्या वो उतने पैसों में बिकेगा जितने का खरीदा था? नहीं ना, बस यही समझा रहा हूं। तो आफ्टर यूजफुल लाइफ, जब हम किसी चीज को, जी आफ्टर यूजफुल लाइफ जब हम किसी चीज को क्या करते हैं? फेंकते हैं या बेचते हैं। फेंक दें तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर हमें लगता है कि ये बिक, जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूं इतनी जबरदस्त, आप समझ ही नहीं रहे। भाई आप जनरेटर चलाते रहें, 1 बार 2 बार 3 बार, आपने 1.5 साल चलाया, 2 साल चलाया, इंजन खराब हो गया, फिर बनवा लिया, फिर 2 साल बाद इंजन खराब हो गया, फिर बनवा लिया, 3-4 साल के बाद अब जनरेटर वाला बोलेगा भाई इस जनरेटर की जान छोड़ दो, बस अब ये पूरा हो गया, अब इसका इंजन बनवाने का भी कोई फायदा। समझ आ रही है? तो क्या करेंगे आप उसको? फातिमा तुम घर में रख के बैठे रहना उसे, सही है ना? भाई क्या करेंगे उस पुराने जनरेटर को? सर ऐसे फेंक देंगे। शास बहुत अमीर आदमी है बेटा तू, फेंक देंगे। इतनी लंबी लंबी ना फेंको, फेंक देंगे। बेटे जनरेटर लोहे का होता है, वो कबाड़िया होता है ना, कबाड़िया 3 डब्बे वाला, ये मिडिल क्लास लोग समझते हैं, ये मम्मी डैडी की समझ में नहीं आएगा। ये कबाड़िया जो होता है ना, उसको दे देंगे, वो ले जाएगा। जी कबाड़ वाला, एग्जैक्टली, स्क्रैप डीलर, वो फ्री में लेके नहीं जाता, वो कुछ पैसे देके जाता है। शुक्रिया। आप सोचती हैं मैं बोल देता हूं, ये फर्क है। जी जी इलियान, मैंने पढ़ा आपका मैसेज। जी मशहूद भाई संडे आता है और बाटली पेपर वाला अली मोहम्मद, जबरदस्त भाई, बेहतरीन। अच्छा मशहूद तुम भी बेचते हो? वजन के हिसाब से ले जाता है। समर भाई को भी बड़ा तजर्बा है माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, ये वही है रद्दी पेपर वाला, समझ रहे हैं? और इससे भी ज्यादा लोकल पता है मुझे, ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह सब पता होना चाहिए। नहीं नहीं, कबाड़िया हमें दुआएं देता है महक। कबाड़िए को जब हम सामान देते हैं ना, वो दुआएं देता है और हमें टॉफी देता है और हमें चिप्स देता है और चला जाता है। अरे हद होती है, कहाँ कहाँ से लाती हो तुम हैं? भाई सामान ले जाता है पुराना और हमें पैसे देता है। तो वो जो पुराना जनरेटर है हमारा, जो कि अब हमें बोल रहा है जनरेटर बनाने वाला कि भाई अब इसको बेचो फेंको,
तो हम उसको किसी कबाड़िए को देंगे तो उसका लोहा तो काम का होगा ना, लोहे की कीमत होती है या नहीं? जी लियान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो भाई वो लोहे की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें देके जाएगा, उस वैल्यू को कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। अबे जनरेटर की जान छोड़ दी, तुम ये बताओ तुम्हें समझ में आया? कबाड़िया भी तो स्क्रैप डीलर, तो मैं कौन सा बोल रहा हूं कि वो डेंटिस्ट है मायरा? मैंने कब बोला कबाड़िया जो है वो डेंटिस्ट है? मैंने भी तो ये बोला कबाड़िया स्क्रैप डीलर है, स्क्रैप वैल्यू देता है हमें हमारी चीज की। फरजान साहब कह रहे हैं सर आफ्टर एवरी ईयर शुड वी हैव टू बाय न्यू मशीनरी। क्यों भाई, क्या आप हर साल लैपटॉप चेंज करते हैं? अगर करते हैं तो माजरत के साथ मैं मजाकन बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत मम्मी डैडी हैं आप। नहीं ना भाई, हर साल तो कोई लैपटॉप चेंज नहीं करता, और अगर कोई करता है तो भाई हो सकता है अल्लाह ने उसे इतना पैसा नवाजा है। क्या ख्याल है? फातिमा बस कर दो, समझ आई? जी बताओ बताओ बताओ, कौन है खूबसूरत? जी जी, अल्लाह का खास करम तो है, लेकिन ये फजूल खर्ची भी कहलाती है मेरे हिसाब से। बोलिए, अब आइए इस तरफ, आप अगर हमारे साथ खेलेंगे हम आपके साथ खेलेंगे। बात यह है कि भाई आपको अल्लाह ने इतना पैसा नवाजा है कि आप 6-6 महीने बाद फर्नीचर चेंज कर सकते हैं। सही है? आमतौर पे आपके घरों में 2-2 3-3 साल बाद फर्नीचर चेंज होता है या नहीं होता है ना? और मैं आपको ऐसे भी घर दिखा सकता हूं जिनके यहाँ 5 साल बाद भी चेंज नहीं होता, जिनके यहाँ 8 साल बाद भी चेंज नहीं होता, जिनके यहाँ जब चेंज होता है जब वो बैठने से पहले ही बैठ चुका हो। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? तो बेटे इसका मतलब ये हुआ ना कि आप हर 6 महीने बाद फर्नीचर चेंज करने के बजाय गरीबों की मदद करें ना, ज़कात दीजिए ना, जरा जरा मुआशरे में लोगों को अपने बराबर लाइए ना। क्या बात है महानूर, जबरदस्त। देखो, अम्मा के जहेज के फर्नीचर की तो बात ही अलग होती है, वो छोड़ दो तुम। सही है? हाँ, लेकिन बात यह है जेब की बात भी तो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर किसी की जेब इजाजत नहीं देती मेरा बेटा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ फर्नीचर, मैं आपको सीधे से बता रहा हूँ, फर्नीचर हो गया, पर्दे हो गए, बहुत सारी चीजें अल्लाह ने इतना नवाजा है कि भाई 1-1 साल बाद हर हर ईद पे उनके घर जाओ, नए पर्दे। पर्दे समझ रहे हैं आप? मुंह पे पहनने वाले नहीं, दीवारों की हद तक। कैसा दिया है? जी। अरे तो जैस के फर्नीचर पे निशान तुम इस उम्र में थोड़ी लगाती हो बेटे, निशान तो तुम बचपन में लगा चुकी हो, और उस वक्त जो सुनने को मिलती थी वो अब तुम्हें वो वाली सुनने को नहीं मिलती। उस वक्त तो वो कहते थे अरे वाह मेरी बेटी ने लिखा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लिखा भी कहाँ भला? दीवार पे, बेड पे, चादर पे। चले छोड़े ना, आप लोग कहाँ ले जाते हैं क्लास की डायरेक्शन को? इतना मजाक करते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा। इतना मजाक नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं था कोई सीन? मतलब आप शुरू से ही नहीं लिखने की आदि थी? बहरहाल अब समरी है कि आपको ये समझ आ गया बहुत अच्छे से कि स्क्रैप वैल्यू इज द वैल्यू which we get after useful life of an asset from the scrap dealer or which we expect to receive, right? यानी स्क्रैप वैल्यू जो है वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हम अंदाजा लगाते हैं कि 5 लाख की मशीन 10 साल इस्तेमाल करने के बाद 5,000 रुपए में बिक जाएगी। इट इज नॉट कंफर्म, हो सकता है वो 3 साल के बाद फैक्ट्री में आग लग जाए और सब कुछ जल जाए। क्या ख्याल है ना? यस एग्जैक्टली, दिस इज प्रिडिक्शन। रिजा थैंक यू सो मच। हम लगाते हैं अंदाजा। सर तो हम लगाएंगे नहीं, आप नहीं लगाइएगा प्लीज, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको अंदाजा लगा लगाया मिलेगा। तो सर हम पहले ही जी 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 सर, प्लीज प्लीज। तो सर हम पहले स्क्रैप वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते देंगे। जी सर, आप नहीं करेंगे, आप कैलकुलेट हुई भी मिलेगी और आप उसे कंसीडर करेंगे किस चीज में। आइए वो जुमला मैं अदा करता हूं। आप कहेंगे मेरी चीज अगर मुझे आज 5 लाख रुपए की पड़ी, आपको याद है मैंने आपको मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाई, 5 लाख रुपीज।
तो 5 लाख रुपीस में से मुझे 5,000 रुपीस तो वापस मिल जाएंगे ना। अक्सा सोच, हर बात सोचते नहीं है बेटे। ये तुमने कोई डायलॉग लिखा है मुझे लग रहा है ना, डायलॉग है ना ये कहीं का। अच्छा माइनस करेंगे जी मनाहिल, एग्जैक्टली यही मैं समझाना चाह रहा हूं मशहूद भाई। प्रोविजनल प्रोविजन है बिल्कुल, लेकिन सुने मेरी बात, जो अब मैं कह रहा हूं वो सुने। 5 लाख रुपीस की चीज अगर मुझे आफ्टर 5 इयर्स 5,000 वापस पे बैक कर देगी, इट मींस मेरे, चले 5,000 को थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं, 5 लाख की चीज आफ्टर 5 इयर्स मुझे 10,000 पे बैक करेगी, तो इट मींस मेरे 4,90,000 रुपीस 5 इयर्स में तबाह बर्बाद हो जाएंगे, खर्चा बन जाएंगे। उसे कहते हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट। 4,90,000 इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो खर्चा बनेगी विद इन 5 इयर्स, विद इन 10 इयर्स। इस 4,90,000 को किसी एक साल का खर्चा कहना नहीं है, मुनासिब भी नहीं है, सही भी नहीं है, बल्कि इसे हम स्प्रेड कर देंगे, इसे हम एलोकेट कर देंगे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। वैसे इस क्वेश्चन में स्क्रैप क्या हो रहा है? कोई भी चीज हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है ऑफिस का हमारा, मशीन भी हो सकती है, सही है। ओके आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों बस फाइनल वर्ड्स, एक मशीन जो हमने दुकान शॉपकीपर से ली 4 लाख रुपीस की, 1 लाख रुपीस उसके ऊपर एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए, वो 5 लाख रुपीस की हमें टोटल पड़ी, और हमें लगता है कि आफ्टर 5 इयर्स यूज वो 10,000 रुपीस में बिक जाएगी। इट मींस 4,90,000 रुपीस हमारा तबाह बर्बाद हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। इस 4,90,000 को अकाउंटिंग खर्चा कह रही है, किसी एक साल का नहीं बल्कि 5 इयर्स में इसको एलोकेट कर रही है। यानी जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ के खुश हो के बैठे थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता असल खर्चा बनती जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है अक्सर, हर एसेट जिंदगी भर एसेट नहीं रहता। हमारी ऑफिस सप्लाईज भी हमारा जिंदगी भर एसेट नहीं रहती। जैसे ही हम ऑफिस सप्लाईज को कर लेते हैं इस्तेमाल, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस बन जाती हैं, लेकिन फर्नीचर एक्सपेंस नहीं बनता। फर्नीचर को जब खर्चा बनाते हैं तो उसका नाम रखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मशीन को जब खर्चा बनाते हैं तो उसका नाम रखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बिल्डिंग की कॉस्ट को जब खर्चा बनाते हैं तो नाम रखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मेरा ख्याल है बस इनफ हो गया ना, समझ आ गया ना अब तो सबको स्क्रैप वैल्यू। फातिमा चलें जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये डेमोस्ट्रेशन है कि जब हम एसेट को खरीदते हैं तो सबसे पहले एंट्री बनती है उसकी परचेज प्राइस से, और पैसे हमारे पास से चले जाते हैं यानी बिल्ड प्राइस से। उसके बाद एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो अमाउंट लिखी जाती हैं, वो सारे खर्चे अपने नाम से रिकॉर्ड होते हैं, कैश या बैंक से पैसे चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम इन सारे खर्चों को क्रेडिट करके वो सारे एक्सपेंडिचर जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होने, हम एसेट के नाम से डेबिट करके उन सारे एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कर देते हैं। नहीं फरजान साहब, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर ईयर अकर होगा बेटा। हम हर साल अपने एसेट की कॉस्ट के कुछ हिस्से को अपना खर्चा बनाएंगे, राइट। अकाउंटिंग हमें कह रही है, अकाउंटिंग हमें अलाउ कर रही है कि तुम अपने मशीन जो कि 5 लाख की थी, जिसमें से 10,000 तुम्हें रिकवर हो जाएगा, तुम उसे 4,90,000 को ना 5th ईयर का एक्सपेंस कहो ना 1st ईयर का, बल्कि हर ईयर में उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट को एलोकेट कर दो।
सही है मेरा बेटा, समझ आ गई? अच्छा, अब बात यह है, ये एंट्रीज हम आगे बनी हुई देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अमाउंट्स, तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है। सर ये कैसी खतरनाक एंट्री बनी हुई है? अरे भाई 3 एसेट का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी, फर्नीचर, हम इन तीनों को मिला के एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम मिलाकर कभी भी लिख नहीं सकते। ये बात मैं आपको एडजस्टमेंट में बता चुका हूं। आप कहेंगे हैं, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इसके बारे में भी बताऊंगा। अब आ गए हम प्रॉब्लम 1 डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉब्लम 2 फिलहाल इसको छोड़ दें, प्रॉब्लम 4 पे आ जाएं। मेरा ख्याल है आपके बुक का पेज नंबर क्या है प्रॉब्लम 4, जल्दी से बताएं, शाबाश। मोहम्मद मशहूद साहब आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर थोड़ा सा क्लियर कर दें जो आप बोलना चाह रहे हैं। जी सर प्लीज, मशहूद साहब। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जनरल एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन की, जी तो जी, अलाउंस साथ नहीं लिख सकते ना, मतलब एक वो नहीं लिख सकते, हाँ अलग अलग लिखना पड़ता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। अलाउंस का वर्ड, अलाउंस का अकाउंट अलग अलग मेंटेन करने की वजह ये होती है ना मेरा बेटा, कि बिल्डिंग में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का लेस होता है बैलेंस शीट में। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने बैलेंस शीट भी बनाई है मेरे साथ। फर्नीचर जी में जी। से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का लेस होता है। अगर हमने सबका डेप्रिसिएशन एक साथ लिख दिया, अलाउंस का अकाउंट एक बना के, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ का कितना डेप्रिसिएशन है जो उसमें से लेस होना चाहिए। फातिमा थैंक यू सो मच, तहा थैंक यू, और बाकी सब लोगों का भी थैंक यू कि आपने मुझे पेज नंबर बताया। ये पेज नंबर 31 है या 45, ये बता दें, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है। जी सर प्रॉब्लम 4 जो है वो पेज नंबर 31 पर है। अच्छा, प्रॉब्लम 4 पेज नंबर 31 पर है। अच्छा प्यारे भाई अली मोहम्मद, पहली बात तो ये कि जो आप सवाल यहाँ क्लास में कर रहे हैं वो ये क्लास का सवाल नहीं है। अली भाई का सवाल है कि जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट के लिए तो वो खर्चा होता है, बिजनेस के लिए क्या होता है, इसको हम क्या लिखेंगे? तो बेटा ये इस क्लास के लेवल का सवाल ही नहीं है, इस लेवल का सवाल ही नहीं है मेरा बेटा। इसको ऐसे कभी जर्नल डिस्कशन का पार्ट बना लें। और शायद आपको याद है कि आपने ये सवाल मेरा बेटा मुझे लिख के भेजा था, मैंने इसका जवाब भी आपको दिया था कि जी एंट्री बनती हैं, क्योंकि जब मैं एज अ बिजनेसमैन किसी चीज़ को, अभी आपको पता होगा मेरा घर मेरा पाकिस्तान एक स्कीम चल रही है, अगर आपने सुना हो गवर्नमेंट की, हुकूमत पाकिस्तान बैंक्स को कह रही है कि आप जनरल पब्लिक से अगर 12% इंटरेस्ट लेते थे तो आप उनसे लेना 5%, 7% हम आपको देंगे। तो आवाम को सब्सिडी मिली, आवाम को सब्सिडी मिली क्या कि आवाम को 12% के बजाय 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आवाम कहेगी मेरा 5% खर्चा हुआ। इसी तरह बेटा जब किसी बिजनेस को सब्सिडी मिलती है ना, तो डिपेंड करता है कि वो सब्सिडी किस किस्म की है, किस शक्ल में है। सही है मेरा बेटा? तो कोई मखसूस क्राइटेरिया बनाकर, कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाकर उसके अंदर रहकर सोचोगे तो फिर एंट्री भी समझ आएगी और मेरा बताना भी समझ आएगा। और ये फोरम सही जगह नहीं है इसको डिस्कस करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मुझे इस बात के लिए सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस भी है ना, तो इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे कभी ज़िंदगी के किसी मुनासिब मोड़ पे। क्या ख्याल है? वही वाला मोड़ जहां मैं छोड़ आया। सही है, ओके शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। यस एग्जैक्टली अक्सर मैं भी यही बताना चाह रहा था जो आप लिख रही हैं कि सब्सिडी भी तरह तरह की है ना। हुकूमत ने हमें, हम मिसाल के तौर पे हम जो है ना वो जनाब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हुकूमत ने हमें हमारे जो ऑयल है उसमें हमें उसकी कॉस्ट कम कर दी हमारे लिए, उस पर सेल्स टैक्स कम कर दिया, तो ये भी एक टाइप ऑफ सब्सिडी है। तो गवर्नमेंट हम पे एहसान कर रही है, लेकिन वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और वो क्या हमारे लिए मॉनेटरी है, ये सब चीजें होती है ना। तो फिलहाल इसको अभी मुनासिब नहीं होगा, आगे बढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 4
नवंबर 28, 2015 अहमद भाई ने खरीदी कितनी मशीन? जनाब अली, कितनी मशीन? 5 मशीन। एक मशीन 50,000 की है। ट्रेड डिस्काउंट इस प्राइस पर मिल रहा है 2%, यानी 2,50,000 की मशीन्स और 2% डिस्काउंट कितना बना मेरा बेटा? 2,50,000, 2% डिस्काउंट बना 5,000। तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 2,40,000, 2,45,000। उसने इसका नाम अमाउंट पेबल लिखा है, लेकिन अगर आपको याद हो पीछे उसने इसका नाम अमाउंट पेबल नहीं लिखा था। मैंने आपको इसका नाम कॉस्ट प्राइस बताया था, याद आया या नहीं? जी, इसे नेट ट्रेड प्राइस भी कहते हैं। अभी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही है, याद आ गया मेरा बेटा। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अब आगे कहता है एंड क्रेडिट टर्म वॉज, एंड क्रेडिट टर्म 3/15, n/50 मीन्स 50 डेज में नेट पेमेंट होगी, और अगर 15 डेज में पेमेंट की तो 3% डिस्काउंट मिलेगा। अहमद ने अदा कर दिया पैसे, बिल विद इन डिस्काउंट पीरियड। इट मीन्स 2,45,000 पे और डिस्काउंट मिला। कितने परसेंट? 3%। 7350 माइनस कर दिया। इस डिस्काउंट का नाम कैश डिस्काउंट है। और अब हमारे पास आ गई नेट कैश प्राइस। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह के फजल और हुक्म से आसान है ना। आगे बढ़ूं। इसके बाद क्या कहता है? सेल्स टैक्स और मुख्तलिफ खर्चे हुए मशीन पर, सही है। और सेल्स टैक्स कितना खर्च हुआ? 10% सेल्स टैक्स। तो किस अमाउंट का सेल्स टैक्स? कैश प्राइस का। तो 2,37,650 का 10% लिया, सेल्स टैक्स की अमाउंट आ गई, इसे ऐड कर दिया। फाइनली हमें बिल्ड प्राइस या इनवॉइस प्राइस पता चल गई है, जो हमने दुकानदार को अदा करनी है हर कीमत पर। इसके बाद एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम यहाँ से पढ़ते जाएंगे और नीचे जाके चेक करते जाएंगे कि कौन सा खर्चा नीचे कैपिटल में लिखा है और हम सही सोच रहे हैं या गलत। सही है, यकीनन किताब आपके सामने है और हो सकता है आप बोलें गलत फहमी है आपकी सर, किताब तो हमारे सामने है ही नहीं। हम तो तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं, अभी बिस्तर पे ही हैं। किताबें विताबें कहाँ, ये क्या होती हैं? ऑनलाइन में किताबें थोड़ी होती हैं, मोबाइल होता है सर, मोबाइल। अच्छा चलें ठीक है, मोबाइल है आपके पास या आप लैपटॉप पे इस वक्त काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अगर, तो बेटा ये क्वेश्चन अगर आपको नजर आ रहा है तो अब आपने क्या करना है, इसमें से जॉट डाउन करने हैं, लिस्ट डाउन करने हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह, तो मेरा बच्चा ऐसे ऐसे जुमले लिखते हैं ना हमारे बच्चे कि बस मत पूछें। कि सर मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं, मैंने कहा भाई अब ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब ये कि आप देखें ना, हमारे भी जज्बात होते हैं। अब आप लोगों के उठने का टाइम नहीं हुआ और हम कब से उठे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। तो क्या बोले आप, देखें कितना जज्बाती हो गया मैं, कि एक आप लोग हैं कि इस वक्त भी आप बोल रहे हैं कि उठने का टाइम नहीं हुआ, और हम देखें सुबह से उठे हैं तकरीबन 5:45-6 बजे से उठे हुए। सर आपकी उम्र तक आते आते हमारी भी आदतें बदल जाएंगी इंशाल्लाह। ये बात तो है, नींद उड़ जाती है फिर इंसान की। अच्छा भाई। जी सर जी सर, जी सर, समर भाई हुक्म। सर ये डेप्रिसिएशन तो एग्जाम्स का हिस्सा नहीं है ना वैसे? नहीं सर, ये इसीलिए तो इतनी तफरीह में पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है सर, बाकी वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आ रहा है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% आ रहा है, क्योंकि वो SLO1 का पार्ट भी है। सही है मेरा बेटा? ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। अच्छा चलें आए, तो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की प्रैक्टिस का आगाज होता है दोबारा यहां से। पहला एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्टेशन, बोलें कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल नीचे लिखा जाएगा, अभी चेक करवाता हूं। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, यस नीचे लिखा जाएगा, यस। फाउंडेशन कॉस्ट, यस और नो? यस। इंस्टॉलेशन,
Yes. Test run cost. Absolutely, yes. Insurance in transit. Yes. 3-year fire insurance. सर लव्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब सफर, रास्ता। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, सफर की इंश्योरेंस, रास्ते की इंश्योरेंस। सही है मेरा बेटा। और ये वाली इंश्योरेंस फैक्ट्री प्रेमिसेस में आने के बाद पूरी फैक्ट्री की होती है सिर्फ। सही है, यानी अब आप अपने प्रेमिसेस में स्पेसिफिक चीजों की, जगह की इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो इस इंश्योरेंस और इस इंश्योरेंस का फर्क भी समझ आ गया। और अब ये भी बताओ कि ये वाली इंश्योरेंस जो रास्ते की है, इसको तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कह दिया। 3-year फायर इंश्योरेंस के बारे में क्या ख्याल है? कुछ बच्चों ने तो जवाब दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, वेरी गुड। 3-year फायर इंश्योरेंस प्यारे बच्चों हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वाई? क्यों? जवाब नहीं आया आपकी तरफ से। नेसेसरी है, वंस इन अ लाइफ नहीं है, रीजनेबल भी है, रिपीटेटिव है। ओके जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा। मेरा बच्चा फातिमा कोई भी अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाने के बाद कभी भी ये दुआ नहीं मांगता कि गाड़ी चोरी हो जाए, गाड़ी में आग लग जाए। ये तो आप मासूम से लोग हैं जो समझते हैं कि इंश्योरेंस करवाने के बाद अगर गाड़ी चोरी हो जाए, आग लग जाए तो पूरे पैसे मिलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई 0 मीटर भी आपके पास गाड़ी है, अगर आपने कोई... जी मशहूद साहब। सर लेकिन बाज कंपनीज तो इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए चोरी करवाती हैं अपने उसमें। भाई ये पाकिस्तानी ही होती होंगी, लेकिन बड़ी माजरत के साथ इंश्योरेंस के... फ्रॉड करते हैं ना वो लोग। जी सर। फ्रॉड करते हैं ना वो, ये करके के मतलब वो अपनी कंपनी सर, में ही चोरी करवा देते हैं ताकि उनको सर इंश्योरेंस के इसका भी पैसे मिल हल जाए। निकाला हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज ने, इसका भी हल निकाला हुआ है। जब इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है ना इंश्योरेंस का, तो वो कहते हैं भाई अगर आपकी 0 मीटर गाड़ी भी चोरी होगी ना, तो माजरत के साथ 1 साल के अंदर अंदर अगर चोरी हुई तो हम आपको 90% पे बैक करेंगे। 2 साल के अंदर चोरी हुई तो 80%, 3 साल में चोरी हुई तो 70%, 4 साल में चोरी हुई 60%, 5 साल के बाद चोरी हुई 50%। और 5 साल के बाद आमतौर पर कोई गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते ही नहीं है, लोग खत्म करवा देते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद वो इतनी पुरानी हो जाती है। ये धोखा नहीं है, ये हकीकत है। आप लोग जानते नहीं है ना मसला। ये हमारे यहाँ आवाम ये समझती है। देखें ना, लाइफ इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस जैसे अब हम लोग इंश्योर्ड हैं, है ना, तो क्या मैं मर जाऊं? नहीं ना, कौन मरना चाहता है? और मरता इंसान 2 ही बार है। क्यों भाई मशहूद? मरता इंसान 2 ही बार है। ओए होए अली जी मोहम्मद, सर। अली मोहम्मद तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। ऑनलाइन क्लास में ऐसी बातें करते हो तुम। हाँ, एक पहली बार और दूसरा हकीकत में। शुक्रिया, बड़े समझदार बच्चे, बहुत बड़े हो गए माशाल्लाह। हमारे बच्चे जो हैं, क्या शेर है याद नहीं आ रहा मुझे शेर, बच्चे हमारे दौर के चालाक हो गए, ऐसी कुछ है ना, पता नहीं क्या है, कुछ है बहरहाल। हाँ, क्या खूबसूरत जुमला लिखा है। एक पहली बार जब हम खुद मरते हैं और एक दूसरी बार जब मौत खुद आती है। वाह 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 वाह, बेहतरीन, जबरदस्त, क्या बात है जुमला। तलाल भाई बस कर दें, कुछ बातें पर्दे में भी रहने दिया करें। तरबियत की क्या बात है भाई? खूबसूरती के ऊपर जो है रश्क करना, ये इसमें क्या गलत बात है? हैं? चीजें आप फूल देखते हैं
फूल, फूल नहीं, फूल, उसकी खूबसूरती पर रश्क आता है। गुलाब के फूल की खुशबू सूंघते हैं, रश्क आता है कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत चीज बनाई। बेटा इसे कहते हैं चौरंगी घुमाना। क्या कहते हैं मेरा बेटा इसे? चौरंगी घुमाना। इसीलिए बोलते हैं उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है। सही है, चलो अटेंडेंस लगाओ। सर आप ये कह रहे थे बच्चे हमारे ओहद के चालाक हो गए, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। जी जी जी, बहुत अच्छा शेर आपने पढ़ा मेरा बेटा। मेरी तरफ से तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा सा वीकेंड जो है गुजारने की तमन्नाएं। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना वक्त, अपनी इस लड़कपन और बचपन को खूब एंजॉय करें। पढ़िए, दुनिया में आने की हकीकत को समझिए और मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटने का सबब बने। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मंडे को आपसे मुलाकात हो रही है, फिज़िकल या ऑनलाइन, ये शफ़क़त महमूद साहब आज अपनी खूबसूरत आवाज़ में बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से तमाम प्यारे प्यारे बच्चों को फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी सर।